गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आज हमारा चैप्टर 2 मानव जनन का लेक्चर 3 होने वाला और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये टॉपिक पूछा भी गया है, तो आज आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल फोकस माइंडेड होके आपको ये टॉपिक समझना है बच्चों। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स आपको बताएं वो अब तुरंत नोट करते जाओ मेरे साथ। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक क्या है? मानव जनन तंत्र। तो सबसे पहली चीज बच्चों, मादा जनन तंत्र के बाद में बात करें तो इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज आप क्या याद रखोगे कि मादा शरीर में उपस्थित जो भी आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से जो आपके अंग उपस्थित होते हैं, जो प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, जो अंगों का समूह आपका प्रजनन क्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा जनन तंत्र कहते हैं। ये भाग आपके कहाँ उपस्थित होते हैं? जो आपके अंगों के जो समूह होते हैं, जो प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके श्रोणि भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज बच्चों आप याद रखोगे डेफिनेशन में, वे अंगों के समूह, वे अंगों के समूह, वे अंगों के समूह, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? मादा शरीर में उपस्थित। ठीक है, अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो डेफिनेशन है वो हम अपनी तरफ से बनाएं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाएं, ताकि हमें हमेशा माइंड में वो याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे? मादा शरीर में उपस्थित, मादा शरीर में उपस्थित, क्या लिखेंगे बच्चों? मेरे साथ ही नोट करते रहेंगे बच्चे। ठीक है, मादा शरीर में उपस्थित अंगों के समूह, जो आंतरिक रूप से, आंतरिक या बाहरी रूप से उपस्थित होते हैं, जनन क्रिया के लिए। कौन सी क्रिया के लिए बच्चों? जनन क्रिया के लिए, जनन क्रिया के लिए। ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हो कि अंगों के वे समूह जो मुख्य रूप से आपके मादा के शरीर में आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से उपस्थित होते हैं जनन की क्रिया के लिए, उन्हें मादा जनन तंत्र कहते हैं बच्चों। ठीक, दूसरा आप क्या याद रखोगे? ये भाग आपके कहाँ उपस्थित होते हैं? श्रोणि भाग में उपस्थित होते हैं। कौन से भाग में बच्चों? श्रोणि भाग में। श्रोणि भाग में कह सकते हो कि उदर भाग के नीचे वाला जो भाग आपका श्रोणि भाग होता है, जो कमर वाला भाग होता है, उसे श्रोणि भाग कहते हैं। और जो मादा जनन तंत्र होता है वो श्रोणि भाग में ही आपका क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर नेमिंग। ठीक है, खासकर नेमिंग। पर उससे पहले जो मादा जनन तंत्र में जो संरचनाओं की जो नेमिंग होती है, उनको किन वर्गीकरण में हमने बांटा है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो प्राथमिक अंग है। प्राथमिक अंग बच्चों क्या कहलाएगा? आपका अंडाशय कहलाएगा। दूसरा सहायक नलिका। सहायक नलिका में बच्चों हम लोग अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे और योनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय क्या होगा बच्चों? आपका योनि होगा।
और योनि के जितने मुख्य रूप से जो भाग होते हैं उनके बारे में मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आपका जो चौथा होगा सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां में बच्चों हम लोग स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर मोस्टली इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग प्राथमिक और सहायक नलिकाओं के में अंग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय आज के लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अब हम संरचना को देख लेते हैं, एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मादा जनन तंत्र की संरचना है। सबसे पहले बच्चों बात करें, ये जो आपकी गोल नुमा संरचना है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जो बादाम के आकार की जो संरचना है बच्चों, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंडाशय कहते हैं। मादा जनन तंत्र में हमेशा याद रखिए जो अंडाशय होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं बच्चों, और यहीं पे अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? अंडाणु का जो निर्माण की जो क्रिया होती है वो आपकी निर्माण की क्रिया कहाँ होगी? अंडाशय में हुई होगी, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज और क्या याद रखेंगे इसके बारे में कि जो आपके कई आपके हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, उनका स्त्रावण भी इसी भाग में होता है। तो अंडाशय एक ऐसा भाग होता है जहाँ पे अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया और कई स्टेरॉइड हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हार्मोन्स भी क्या याद रखेंगे? पहला प्रोजेस्टेरॉन याद रखेंगे, दूसरा आप एस्ट्रोजन याद रखेंगे, ठीक है। दोनों अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया होती है, ठीक है। और ये क्रिया आपके महीने दर महीने चलती है। एक महीने में अगर इसमें निर्माण की क्रिया हुई है तो अगले महीने में दूसरे वाले अंडाशय में। एक साथ दोनों में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, महीने दर महीने में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया होती है बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों अब इसमें हम और क्या जानेंगे? तो सबसे पहली चीज बच्चों कि ये जो अंडाशय होता है ये गर्भाशय भित्ति से जुड़ा होता है, दूसरा अंडवाहिनी के छोर से जुड़ा होता है, और इसको जोड़ने का जो कार्य होता है बच्चों वो कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। क्या करता है बच्चों? कौन करता है? लिगामेंट्स, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे? लिगामेंट, ठीक है। अंडाशय को कौन जोड़ेगा बच्चों? जो अंडवाहिनी का जो छोर होता है उससे जो जोड़ने का कार्य करता है वो लिगामेंट्स करता है, ठीक है। अब बच्चों ये आपकी जो संरचना दिख रही है ये कीप जैसी संरचना है, इसको हम देख सकते हैं बच्चों। तो ये आपकी मादा जनन तंत्र की अंडवाहिनी भाग कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी बच्चों? अंडवाहिनी कहलाएगी, और अंडवाहिनी भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है बच्चों, ठीक है। अब जो अंडवाहिनी होती है वो 3 भागों में बटी होती। कितने भागों में बटी होती बच्चों? 3 भागों में बटी होती है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं बच्चों, सबसे जो पहला भाग होता है बच्चों वो पहला भाग आपका क्या कहलाता है? इनफेंडिबुलम कहलाता है। क्या कहेंगे बच्चों? इनफेंडिबुलम कहेंगे, ठीक है बच्चों, इनफेंडिबुलम कहेंगे। दूसरा जो चौड़ा भाग होता है बच्चों उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग एम्पुला कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एम्पुला। और एम्पुला का दूसरा नाम होता है तुम्बिका। क्या बच्चों याद रखोगे? दूसरा नाम तुम्बिका याद रखोगे, ठीक है। तीसरा एम्पुला के भाग, जो तीसरा भाग होता है जो अंतिम छोर होती है अंडवाहिनी की उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस्थमस कहेंगे, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी होगी, ठीक। अब इन्हीं तीनों भागों को मिलाकर क्या बनती है बच्चों? अंडवाहिनी बनती है, ठीक है। इन्हीं तीनों भागों को मिलकर क्या बनती है बच्चों? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के कई सारे नाम होते हैं। अंडवाहिनी को हम लोग अंडनलिका भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, और फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये कीप जैसी संरचना है इसे इनफेंडिबुलम कहेंगे। इसी के अंदर देखोगे आप जो उंगलीनुमा जो संरचना है बच्चों इसे हम लोग फिमरी कहते हैं, ठीक है। फिमरी का कार्य क्या होता है? जो भी आपके अंडाशय में अंडाणु बनते हैं उनको पकड़ने का कार्य कौन करता है बच्चों? फिमरी करती है, ठीक है। कौन करती है? फिमरी कहती है। फिमरी कहाँ उपस्थित होती है? आपके इनफेंडिबुलम भाग में उपस्थित होती है। दूसरा भाग आप कौन सा याद रखोगे? एम्पुला, या फिर कह सकते हो तुम्बिका। यहाँ पे जो भी अंडाणु होंगे वो
अंडाणु कहाँ से जाएंगे, इन्फेंटोवुलम भाग से जाएंगे, और जब एम्पुला भाग में अंडाणु आते हैं और जब शुक्राणु कहाँ से प्रवेश करेंगे, योनि द्वार से प्रवेश करके जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो कह सकते हो अंडाणु और शुक्राणु के जो संलयन की जो क्रिया होती है जिसे हम लोग निषेचन क्रिया कहते हैं, जिससे आपके भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, वो निषेचन क्रिया कहाँ पे होती है, एम्पुला भाग में होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी याद भी रखिएगा क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछा भी गया है एमसीक्यूज के तौर पे कि ऐसा कौन सा भाग है जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो आप क्या बताएंगे, एम्पुला का भाग। ठीक है, याद रखिएगा। अब लास्ट अंडवाहिनी का जो अंतिम छोर होता है उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं, जो आपके गर्भाशय में आके खुलती है। ठीक है, अब आगे नेमिंग बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज बच्चों बात कर लेते हैं, अब गर्भाशय भाग की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमने अंडाशय पढ़ा, दूसरा अंडवाहिनी भाग पढ़ा, अब तीसरे गर्भाशय की बात करते हैं। तो ये जो बीच के जो मध्य भाग है, जो चौड़ा भाग है बच्चों, इसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गर्भाशय कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय कहेंगे। अब बात कर लेते हैं, गर्भाशय को 3 भागों में बांटा गया। ठीक, पहला जो भाग होता है उसे फंडस कहते हैं, जो तुम्बिका आकार का होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फंडस कहेंगे। ठीक है, जो ऊपरी संरचना होती है इसे हम लोग फंडस कहते हैं। जो बीच में मध्य चौड़ा भाग होता है उसे कार्पस कहते हैं। और बच्चों ये जो कुछ संरचना आपको दिख रही होगी, बिल्कुल संकरी जैसी पतला, जो एक तरीके से मार्ग का कार्य कर रही है। ठीक है, कौन सा कार्य कर रही है, मार्ग प्रदान कर रही है बच्चों, इसे हम लोग गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है बच्चों, तो ये थे गर्भाशय के भाग बच्चों। गर्भाशय का जो भाग होता है 3 भागों में, फंडस, कार्पस और गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, तो जो फंडस भाग होता है वहीं पे अंडवाहिनी आकर क्या होती है बच्चों, खुलती है। दूसरा कार्पस, क्या याद रखोगे, कार्पस के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि जो शिशु होता है, या कह सकते हो जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है बच्चों, गर्भाशय भाग। जो भ्रूण होता है पूरी तरीके से शिशु में जब परिवर्तित होता है तो उसका जो विकास होगा वो विकास कहाँ होगा, कार्पस भाग में होगा। ठीक है बच्चों। तीसरा, गर्भाशय ग्रीवा के बारे में क्या याद रखोगे, गर्भाशय ग्रीवा एक तरीके से गर्भाशय और ये भाग आपका क्या है बच्चों, योनि है। क्या है, योनि। कह सकते हो कि जो गर्भाशय भाग और जो योनि भाग है उसको जोड़ने का जो कार्य है वो गर्भाशय ग्रीवा करती है। ठीक है बच्चों। और योनि भाग क्या होता है, इसके द्वारा आपका कह सकते हो कि मूत्र और जो भी अंडाणु, जब पूरी तरीके से अंडाणुओं की अगर निषेचन क्रिया नहीं होती है तो अंडाणु भी इसी मार्ग के द्वारा कह सकते हो योनि के द्वारा बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं गर्भाशय की जो परतें होती है बच्चों। ठीक है, गर्भाशय की जो परतें होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो गर्भाशय की जो बाहरी परत होती है उसे परिगर्भाशय कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, परिगर्भाशय कहेंगे। दूसरी जो परत होती है बच्चों, जो मांसपेशियों से बनी परत होती है, जो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, मध्य परत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मध्य परत कहेंगे बच्चों इसे। ठीक है, तीसरी परत जो होती है बच्चों, तीसरी परत आपको देखो ये दिख रही होगी, ये जो परत होती है बच्चों, ये परत आपको क्या कहलाएगी, अंतः। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अंतः गर्भाशय। क्या कहेंगे, अंतः गर्भाशय। क्या कहेंगे बच्चों, अंतः गर्भाशय। ठीक, मध्य परत को हम लोग मध्य गर्भाशय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मध्य गर्भाशय। क्या कहेंगे बच्चों, मध्य गर्भाशय। ठीक है, एक एक करके आपको परतों का नाम याद रखना होगा कि गर्भाशय को 3 परतों में बांटा गया। पहली परत जो बाहरी परत होती है वो परिगर्भाशय, मध्य परत आपकी मध्य गर्भाशय कहलाती है, मांसपेशियों से बनी होती है। और ये प्रसव के समय, ठीक है, जब कह सकते हो गर्भावस्था में जब शिशु की ऐसी अवस्था होती है जब शिशु बाहर आने को होता है, तब यहाँ पे ये परत सकुंचन की क्रिया करती है। सकुंचन क्रिया होती मतलब कह सकते हो एक बार परत क्या होती है, सिकुड़ती है
और दूसरी तरीके से उसी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, शिशु आराम पूर्वक क्या होता है, सुविधाजनक पूर्वक क्या हो सकता है, गर्भाशय से बाहर निकल आता है। ठीक है, अगर ये परत एकदम से खुल जाए तो क्या होगा, शिशु एकदम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस परत में क्या होता है, संकुंचन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से जो शिशु होता है वो आराम, सुविधाजनक आराम से वो निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो मध्य परत का कार्य क्या है कि ये संकुंचन का कार्य करती है। तीसरी, अंतःगर्भाशय में याद रखिएगा, ये परत क्या होती है, अगर निषेचन की क्रिया संपन्न ना हो, भ्रूण का विकास ना हो, ठीक है, भ्रूण का निर्माण की क्रिया ना हो, तो ये परत क्या हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाती है और मासिक धर्म के रूप में कह सकते हो, रक्त के रूप में ये योनि के द्वारा क्या होती है, बाहर निकल आती है। ठीक है, योनि के रूप में क्या हो सकती है, रक्त के रूप में योनि के द्वारा बाहर निकल आती है। ठीक है, तो ये सारी थी बच्चों मादा जनन की संरचनाएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक जो लैंगिक अंग होगा वो क्या होगा बच्चों, अंडाशय होगा। अंडाशय आपकी ये संरचना दी गई है, ये एक तरीके से एक तरफ आप देखोगे पूर्ण रूप से अंडाशय की संरचना दी होगी और दूसरी तरफ अनुप्रस्थ वाली संरचना, मतलब एक तरीके से आंतरिक संरचना अंडाशय की दी गई है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पर सबसे पहले अंडाशय की परत देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में सबसे पहली चीज, अंडाशय मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक या अंडाणु। ठीक है, अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक भी कहते हैं। ठीक है, और कई स्टेरॉइड हार्मोन, डिंब ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कह सकते हो बच्चों कि जो अंडाशय होता है वहीं पे अंडाणु बनते हैं और कई स्टेरॉइड हार्मोन्स हमने कौन कौन से बताए थे, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनता है और एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से मादा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। जो लक्षण कह सकते हो यौवन अवस्था में मादाओं में जो लैंगिक लक्षणों का जो विकास होता है वो कौन से हार्मोन्स के द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, दूसरा बच्चों, प्रत्येक अंडाशय लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी होगी कि ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज गर्भाशय से स्नायु मतलब लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़े होते हैं। आगे बच्चों, प्रत्येक अंडाशय 8 mm मोटा और वजन में 7 से 8 ग्राम होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि मोटाई में कैसे होते हैं, 8 mm में होते हैं और ग्राम में बात करें, वजन की बात करें तो 60 से 8 ग्राम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, प्रत्येक अंडाशय एक स्थान पर दबा सा होता है जिसे अंडाशय की नाभिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको संरचना में बताते हैं, जहाँ पे अंडाशय एक ओर से क्या होता है, दबा होता है, उसे हम लोग अंडाशय की नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंडाशय की नाभिका कहते हैं। यहीं पे कई सारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं या फिर तंत्रिकाएं होती हैं, वो एक तरीके से मार्ग प्रदान करने का कार्य कौन करती है, अंडाशय की नाभिका। इससे क्या होता है, अंडाशय को पोषण भी मिलता रहता है बच्चों। ठीक है, तो यही आपका क्या था, लास्ट पॉइंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सहायक नलिका। सहायक नलिका में हमने क्या पढ़ना है बच्चों, अंडवाहिनी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी क्या है बच्चों, ये जो संरचना बताई थी गर्भाशय की। ठीक है, ये संरचना किसकी, यहाँ पे आपकी फिर क्या होता है, गर्भाशय आकर खुलता है। ठीक, तो ये जो संरचना होती है ये किसकी संरचना होती है, आपकी अंडवाहिनी की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है बच्चों, अंडवाहिनी। इसका कार्य क्या होता है बच्चों कि ये जो भी अंडाणु निकलते हैं अंडाशय से, अंडाशय यहाँ पे होता है, जो भी आपके अंडाणु निकलेंगे उसको पकड़ने का कार्य, ठीक है, यह कह सकते हो उसको अंडाणु को एक तरीके से मार्ग प्रदान करती है गर्भाशय में पहुंचाने को। ठीक है, एक तरीके की ये नलिका है जो अंडाणु को कहाँ से ले जाएगी, अंडाशय से लेकर कहाँ पहुंचाएगी, गर्भाशय में पहुंचाएगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने वाली नलिकाओं को अंडवाहिनी या अंड नलिका या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, 3 चीजें याद रखेंगे, अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, अंडवाहिनी, अंड नलिका और फेलोपियन ट्यूब।
ठीक है। स्त्री जनन तंत्र में अंडवाहिनी कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय 2 होंगी तो अंडवाहिनी भी कितनी होंगी बच्चों? 2 होंगी। अब आगे बात करते हैं अंडवाहिनी की संरचना। ठीक है, अंडवाहिनी को हमने बताया था ना 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों में सबसे पहली जो संरचना होती है बच्चों, कौन सी संरचना होगी? आपकी इनफेंडिबुलम की होगी। ठीक है, ये जो संरचना होती है, ये जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? इनफेंडिबुलम होता है। क्या होगा बच्चों? इनफेंडिबुलम होगा। ठीक है, इसी में आपकी इंगुली नमक संरचना पाई जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फिम्बरी कहेंगे बच्चों। ये जो आपको संरचना दिख रही है, किसकी संरचना है बच्चों? फिम्बरी। कौन सी संरचना है बच्चों? फिम्बरी। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होते हैं? अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं, इसी के द्वारा क्या होते हैं? पकड़ने का कार्य कौन करता है? फिम्बरी करता है। ठीक है, तो यही पॉइंट्स है। ये अंडवाहिनी का कीप जैसा भाग होता है, कौन? इनफेंडिबुलम। दूसरा, इसके किनारों पर अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी अंडाशय से निकले अंडाणु को पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा, एम्पुला। एम्पुला को हम लोग तुम्बिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चौड़ा भाग होता है बच्चों अंडवाहिनी का, इसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एम्पुला कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तुम्बिका भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तुम्बिका भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसी के आगे जो अंतिम छोर पे स्थित होता है, उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? इस्थमस कहेंगे। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। ये अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग, जो सबसे चौड़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एम्पुला। और एम्पुला में ही क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, अगला इस्थमस। क्या? ये एक तरीके का संकरा भाग होता है, जो एक तरीके से ऐसा भाग है जो गर्भाशय को जोड़ता है। अंडवाहिनी को गर्भाशय से जो जोड़ता है वो कौन सा भाग होता है? अंडवाहिनी का आखिरी छोर, इस्थमस। ठीक है बच्चों, अब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको संरचना बीच में मध्य आकार में दिख रही होगी, ये संरचना है बच्चों किसकी? ये गर्भाशय की संरचना है। ठीक है बच्चों, ये किसकी संरचना है? गर्भाशय की संरचना है। यहीं पे जो भ्रूण होता है, विकास जो भ्रूण का होता है, वो कहाँ पे होता है बच्चों? गर्भाशय में होता है। दूसरी चीज बच्चों, ये आकार में कैसा होता है? नाशपति आकार का होता है। ठीक, दूसरी चीज इसे हम लोग क्या कहते हैं? बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है गर्भाशय का, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? बच्चेदानी कहते हैं। ठीक, आगे इसमें लंबाई आप याद रखोगे कि इसकी जो लंबाई होती है लगभग 7.5 होती है। चौड़ाई कह सकते हो, ये चौड़ाई में कैसा होता है? तो 5 सेंटीमीटर लगभग होता है। ठीक है, और मोटाई में कैसा होगा? लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? गर्भाशय की संरचना पढ़ेंगे कि गर्भाशय के कितने भाग होते हैं। तो गर्भाशय को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग होता है उसे हम लोग फंडस कहते हैं। जो ये आप गुंबदानुमा संरचना देख रहे हो बच्चों, इसे हम लोग फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंडस कहते हैं। ठीक है, ये संरचना ऐसी है जहाँ पे जो अंडवाहिनी होती है, वहीं पे ऐसा भाग जहाँ पे अंडवाहिनी आकर खुलती है, वो संरचना आपकी क्या कहलाती है? गर्भाशय फंडस कहलाती है। ठीक है, तो एक एक करके हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझना है बच्चों, और नोट भी करते चलना है आपको। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे आप कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए, ताकि आप जब आगे पढ़े, उस टॉपिक को पढ़े, तो अच्छी तरीके से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो कॉर्पस जो मुख्य रूप से जो मध्य भाग होता है बच्चों, ये जो भाग होता है, जो सबसे चौड़ा भाग होता है, इसे हम लोग कॉर्पस कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? कॉर्पस कहेंगे। और जो भ्रूण का विकास होता है मुख्य रूप से वो इसी भाग में होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज, ये जो संक्रिय संरचना होती है, इसे हम लोग गर्भाशय, क्या कहेंगे बच्चों? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे। अब कॉर्पस मध्य रूप से मुख्य आपका चौड़ा भाग होता है। दूसरा, भ्रूण का विकास इसी भाग में होता है। तीसरा, गर्भाशय ग्रीवा के बारे में क्या पढ़ोगे बच्चों? निचला जो संकरा भाग होता है, और ये योनि भाग में खुलता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई बच्चों? योनि हो गई। और योनि में कौन सा भाग खुलता है? गर्भाशय ग्रीवा खुलता है।
दूसरी चीज, गर्भाशय और योनि के बीच मार्ग बनाता है, ठीक है। गर्भाशय ये है, योनि ये, इसके बीच जो मार्ग बनाने के मार्ग जो आपका बना रहा है वो कौन सा भाग बना रहा है बच्चों? गर्भाशय ग्रीवा बना रहा है, ठीक है। अब क्या है बच्चों? गर्भाशय की भित्तियां, ठीक है। गर्भाशय के भाग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? गर्भाशय की भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बच्चों बताओगे कि गर्भाशय की जो भित्तियां होती है वो 3 भित्तियां होती हैं। जो पहली भित्ति होती है उसे हम लोग परिगर्भाशय कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? परिगर्भाशय कहते हैं। बीच की जो परत होती है इसे हम लोग मध्य परत कहते हैं, या कह सकते हो मध्य गर्भाशय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मध्य गर्भाशय कहेंगे। और ये जो परत होती है, जो आखिरी में जो सबसे परत होती है, उसे हम लोग अंतः परत कहते हैं, जो मुख्य रूप से आंतरिक रूप से गर्भाशय के आंतरिक रूप से उपस्थित होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतः गर्भाशय, ठीक है बच्चों। इसे क्या कहेंगे? अंतः गर्भाशय, ठीक। तो पहली जो परिगर्भाशय ये क्या होती है? आपकी बाहरी जो सबसे पतली परत होती है उसे हम लोग परिगर्भाशय कहते हैं। और इसका एक नाम और है, उसे हम लोग पेरीमेट्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरीमेट्रियम भी कहते हैं। दूसरी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम यानी कि मध्य गर्भाशय क्या होती है? मध्य गर्भाशय, ठीक है। मध्य गर्भाशय क्या होता है बच्चों? ये मध्य की जो मोटी पेशीय परत होती है, जो मांसपेशियों से जो परत बनी होती है बच्चों, वो आपकी मायोमेट्रियम होती है। और प्रसव के समय जो संकुंचन का कार्य करती है वो आपकी कौन सी करती है? मायोमेट्रियम करती है। एंडोमेट्रियम ये सबसे आंतरिक परत होती है, अंदर की परत होती है। और मासिक धर्म के समय यही परत क्या होती है बच्चों? टूटती है, ठीक है। तीसरा, भ्रूण का आरोपण इसी में होता है। जब आपका युग्मनज 3 से 4 दिन का, ठीक है, 3 से 4 दिन हो जाते हैं युग्मनज को, जब वो भ्रूण में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा? जो भ्रूण होगा वो कहाँ पे, कौन सी परत से आके चिपक जाता है? एंडोमेट्रियम की, ताकि उसको अच्छी तरीके से पोषण मिल सके, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? भ्रूण का आरोपण, ठीक है। तो ये तीनों आपकी लास्ट परत थी, ठीक है। यहाँ से जो गर्भाशय टॉपिक था वो बच्चों क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? अंडाशय की संरचना कंप्लीट कर ली बच्चों, गर्भाशय के बारे में पढ़ लिया, अंडवाहिनी के बारे में पढ़ लिया। अगला लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बाह्य जननेंद्रिय के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना नेम, क्लास, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे अगर कांटेक्ट करोगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है बच्चों। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि आपके भी दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो अच्छे तरीके से देख के पढ़ सके और उनकी भी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। राधे राधे बच्चों।